क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने युवा क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की परीक्षा लेने के बाद जो काम सौंपा वो था कर्जन वायली को दंड देना। ये कर्जन वायली अभी इंग्लैंड में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सचिव के नाते काम कर रहा था। रिटायर होने के बाद, भारत से रिटायर होने के बाद इंग्लैंड में, और उसका काम क्या था? मुख्य रूप से भारत से जो विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं उनको अंग्रेजी सत्ताधारियों के निकट लाना, उनका भगत बनाना, उनके साथ जोड़ना और उनके साथ बाद में काम लेना। लेकिन इसी ने भारत में रहते हुए जो अत्याचार किए थे निर्दोष लोगों को, जिस प्रकार से जो कुछ भी उसने अन्याय किया हुआ था, वीर सावरकर उसको दंडित करने के मूड में थे। और वो काम मदन लाल ढींगरा को जैसे ही मिला, उसने इंडिया हाउस को छोड़कर एक अंग्रेज दंपत्ति के साथ रहना शुरू किया और किस तरह से अपना हाव भाव, व्यवहार, सूट बूट सब बदल लिया और इस प्रतीक्षा में रहने लगा। इसी सारे पूरे के अंदर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस कार्य योजना को कैसे साकार किया जाए, इसके लिए मदन लाल ढींगरा इस सचिव के साथ, कर्जन वायली के साथ भी, क्योंकि अब ये अपना व्यवहार, बाहरी व्यवहार इसका बदल चुका था, उसके साथ भी इसका संबंध आने लगा। चूंकि वेल सूट बूट में, टाई हैट में ये रहने लगा। 6 फुट लंबा नौजवान, घुंघराले बालों वाला, और ये क्रांतिकारी, ये भारत की स्वतंत्रता सेनानियों का एक सेनानी सिपाही, मन में उमंग लिए एक ही लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ रहा था। सचिव के साथ संबंध बनाने का लक्ष्य भी क्लियर था और एक संस्था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का एक सदस्य बन गया। ये उस एसोसिएशन का क्या काम था? ऐसे ही यही काम था, वो भी भारतीयों के निकट लाना, रेजोल्यूशन पास करना, उनके पक्ष में बोलना, ऐसा कुछ काम उस एसोसिएशन का था। और उसी एसोसिएशन का सदस्य बनने के बाद इसके संबंध और निकट आने लगे और प्रगाढ़ होने लगे, सचिव के साथ भी और अन्य सदस्यों के साथ भी। ये सचिव जो अब वहां पर डायरेक्टर भी बन चुका था, और एक अन्य सचिव मिस एसा के साथ भी मदन लाल ढींगरा ने बातचीत का संबंध बना लिया। ये संबंध आगे बढ़ रहे थे और इस प्रतीक्षा में 1 जुलाई 1909 में इस संस्था का, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव संपन्न किया गया। और उस उत्सव की अध्यक्षता जो करनी थी वो इसी डायरेक्टर ने करनी थी, कर्जन वायली ने करनी थी। वो दिन आ गया। उस दिन ठीक वेल ड्रेसअप होकर, पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार होकर, समय से पहले एक तरह की रेकी, कर्जन वायली कब आएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, ये सब कुछ उसने समझ लिया था। रात के 10 बजे कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आए। कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम तो 8 बजे स्टार्ट हो गया था और ये सबके साथ बतिया रहा था। मस्ती, हंसी, खेल सब चल रहा था। उसका 10 बजे आकर के 11 बजे चलने का समय निश्चित हो गया। जैसे ही चलने लगा, मंच से थोड़ा सा नीचे उतरा, सीढ़ी में ही था। अब मदन लाल ढींगरा के साथ उसके संबंध थे
करजन वाली ने बना लिए हुए थे। उतरते हुए जब उसकी तरफ देखा तो हेलो हेलो ये कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और मदन लाल ढींगरा का हाथ भी तो तैयार था, पॉकेट में था, रिवॉल्वर में था और ट्रैगर में था। हेलो कहते ही मदन लाल ढींगरा का हेलो दूसरे ढंग का हुआ, 3 गोलियां दाग दी और वो वहीं पर ढेर हो गया। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था। एक और व्यक्ति, एक और सिपाही वहां पर उसकी ओर बढ़ा उसको पकड़ने के लिए। आखिरी गोली रिवॉल्वर की, आखिरी गोली रिवॉल्वर की उसको भी दाग दी। उसके सिर पे गोली लगी, वो वहीं पर ढेर हो गया। 2 लोगों को मारने के बाद चाहता तो उस भगदड़ के अंदर वो निकल सकता था, परंतु वो संदेश देना चाहता था भारत के नौजवानों को और भारतीय जो विश्व के अंदर बसे हुए हैं उन सब को कि इन अंग्रेजों के खिलाफ हमको एकजुट होकर के लड़ना है और इनके लिए दहशत खड़ी करनी है। ये जो हमारे लिए टेरर बन गए हैं, हम इनके लिए टेरर क्रिएट करें, उनको पता लगे कि हमारी जान को भी खतरा है और भारतीय जाग चुके हैं। खासकर भारतीय युवा, और खासकर वो भारतीय युवा जो विदेशों में जाकर के पढ़ रहा था और यहाँ आने के बाद अंग्रेजों की नौकरी कर रहा था, उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम मदन लाल ढींगरा के दिमाग में था। उसका काम हो चुका था। वो गदगद था कि मेरा काम पूरा हो गया है। हर प्रकार का उसकी लक्ष्य प्राप्ति के बाद 1 जुलाई को ये होता है, तो 5 जुलाई 1909 को एक इसी इंडियन एसोसिएशन की होती है, मीटिंग होती है, सभा होती है और उस सभा के अंदर मदन लाल ढींगरा के विरुद्ध अंग्रेजों के पक्ष में एक रेजोल्यूशन पास होता है और इसकी निंदा की जाती है कि मदन लाल ढींगरा ने जो किया वो बहुत गलत किया, हम इसके विरुद्ध हैं। ऐसा कहते ही कि हम इसके विरुद्ध हैं, उसी सभा में वीर सावरकर भी बैठे हुए थे। वीर सावरकर उठ करके कहने लगे, नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने एक अत्याचारी का, न्याय करने वाले का, आताताई का, क्रूर आदमी का बदला लिया है, भारत का बदला लिया है। ये कह करके वीर सावरकर जब जोर से गरज के बोले तो वहां 2 भागों में लोग बंट गए, भगदड़ मच गई और बिना रेजोल्यूशन पास हुए वो सभा भंग हो गई। वो सभा भंग हो गई। मदन लाल ढींगरा को पकड़ा गया हुआ था, लेकिन उनके मदन लाल ढींगरा को जरा भी किसी प्रकार की कोई ऐसा चिंतित होने का या परेशान होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसके मन का काम पूरा हो चुका था, जो वो चाहता था वो हो चुका था। कोर्ट में बयान देने के लिए ये खड़ा हुआ और क्या बोला, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है। अंग्रेजों को भारत को अपने नियंत्रण में रखने का कोई अधिकार नहीं है। मान लो जर्मन भी अगर अंग्रेजों के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर ऐसे ही अधिकार जमा ले, तो उस समय किसी भी अंग्रेज का जर्मन के खिलाफ ये करना अन्यायपूर्ण नहीं है, अधिकार है। ऐसे ही मैंने इस अधिकार का प्रयोग किया है, आपको हमारा देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। मैंने जो दूसरे सैनिक की गोली मार कर हत्या की थी, वो केवल मैंने अपने बचाव में और मैं बाकी जो काम है ठीक तरह से कर सकूं, इसके लिए की थी। वो मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य सर कर्जन वायली को मारना ही था, उसको दंडित करना ही था। 25 जुलाई 1909 को सुनवाई समाप्त हो गई और न्यायाधीश ने मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी।
17 अगस्त 1909 को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। 25 जुलाई 1909 को मृत्यु दंड सुनाया गया और 17 अगस्त 1909 को फांसी होगी, ये तिथि निश्चित कर दी गई। घोषणा से पहले मदनलाल ढींगरा न्यायाधीश को रिक्वेस्ट कर रहा था, यार जल्दी से दो, मुझे फांसी दो ना, जल्दी से दो, जितनी जल्दी मुझे फांसी दोगे उतनी जल्दी ये मैसेज सारे भारत में, सारे विश्व में जाएगा और सबको कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। अब मुझे आप जेल में काहे के लिए रख रहे हो? मैंने अपराध किया है, आपकी नजरों में ये अपराध है। और 17 अगस्त 1947 का जो दिन आया, लेकिन उसके पहले इसने एक अपना स्टेटमेंट लिखा, वक्तव्य लिखा। वो लिख करके उसकी एक कॉपी तो वीर सावरकर तक पहुंचा दी गई और एक उसने अपनी पॉकेट के अंदर रख ली कि बाद में अगर ये मेरी पॉकेट से निकलेगा, उनको पता था कि ये अंग्रेज लोग ये वाला मैसेज नहीं लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इसलिए उसने किसी भी तरीके से वो एक कॉपी उसका वो जो संदेश जो उसने लिखा था वो वीर सावरकर तक भी पहुंचा दिया। वीर सावरकर ने एक ज्ञानचंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा फ्रांस में उसकी बहुत सारी कापियां छपवा ली, प्रिंट करवा ली, और फ्रांस में वो सारी कापियां छपवाने के बाद सब और सभी देशों में जहां भी भारतीय बैठे थे वहां पर पहुंचा भी दी। अभी तक फांसी लगी नहीं थी, उसके पूर्व ही पुलिस वो उसकी पॉकेट से निकालती, उसके पूर्व ही जो वीर सावरकर के पास पहुंचा था उसने ये काम कर दिया था। लक्ष्य दोनों का एक ही था। और उसके अंदर क्या लिखा था, उस मैसेज में क्या था? मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने एक अंग्रेज का खून बहाया है। दूसरे का तो उसने कहा कि मारना मेरा उद्देश्य नहीं था, वो मैंने बचाव के अंदर गोली चलाई, लेकिन मेरा उद्देश्य कर्जनवाइली था। मैंने एक अंग्रेज का खून बहाया है। अब ये मैसेज द डेली न्यूज समाचार में भी वहां पर इंग्लैंड के अंदर छपा, जो मैं आपको बताने लगा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने एक अंग्रेज का खून बहाया है, और वह इसलिए बहाया है इसलिए कि मैं भारतीय देशभक्त नवयुवकों को अमानवीय रूप से फांसी देने के विरुद्ध, अत्याचार करने के विरुद्ध मैंने बदला लिया है, अंग्रेजों को संदेश दिया है। अति रक्त रंजित कर देने वाला इसका अत्याचार कर्जनवाइली का, उसका मैं बदला ले सकूं, इसके लिए मैंने ये काम किया है। मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा देश के प्रति किया गया ये काम, ये अपराध नहीं है, ये मातृभूमि की सेवा है। और मातृभूमि का कार्य ही भगवान का कार्य है। मातृभूमि की सेवा ही भगवान कृष्ण की सेवा है। ये उसके शब्द में बोल रहा हूं। मुझ जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति के पास अपने रक्त के अतिरिक्त, जान के अतिरिक्त और देने के लिए, मातृभूमि को समर्पित करने के लिए और है ही क्या? मैं उसी को समर्पित कर रहा हूं। भगवान से आराधना करते हुए अपने वक्तव्य में उन्होंने लिखा हुआ था, भगवान से मेरी एक मात्र यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म भारत माता की गोद में ही फिर से देने की कृपा करें, जिससे मेरा जीवन
इस जगत जननी भारत माता की स्वाधीनता प्राप्ति के की सेवा में समर्पित हो। मेरा जन्म बार बार हो, मेरा जन्म बार बार हो और मैं बार बार भारत माता के इसकी स्वाधीनता के लिए काम कर सकूं और इस तरह से निरंतर ये कार्य चलता रहे। एक बात जो उसने कही इसी संदेश के अंदर, वो कमाल की थी। मां, मैं एक प्रार्थना है मेरी आपसे, और प्रार्थना वो भगवान से भी कर रहा था। हे प्रभु, अगली बार मेरा जन्म हो तो इसी भारत मां की गोद में पल करके मैं बड़ा हूं, लेकिन हिंदू मरता कहाँ है, आत्मा अमर है, जाऊंगा अभी आ जाऊंगा, ऐसी भारतीय दर्शन की मान्यता है। और मदन लाल ढींगरा बोल रहे हैं कि मां, अगली बार जब मैं जन्म लूं तो मेरे जन्म लेते ही जब मेरी आंखें खुले, जब जन्म लेते हैं तो बच्चे की आंखें बंद होती हैं, आंख खुलने में थोड़ा समय लगता है। जब मेरी आंख खुले तो मैं क्या देखूं, सामने दो अंग्रेज देखूं, और देखते ही और क्या हो, मेरे हाथ में दोनों नन्हे छोटे हाथों में दो रिवॉल्वर हो। कल्पना करिए जरा इस क्रांतिकारी की, इस महान क्रांतिकारी की। उस नन्हे हाथों में दो रिवॉल्वर हो और दोनों हाथों के ट्रैकर्स के ऊपर मेरे दोनों अंगूठे दबे हुए हों। आंख खोलने के बाद, दो अंग्रेज देखने के बाद, सांस लेते ही पहला काम अगर मैं करूं वो ये करूं कि वो मेरे अंगूठे दब जाए, गोली निकले, दोनों के दोनों वो ढेर हो जाए। और मुझे पता है, एक व्यंग सा आगे बोलते हैं, मुझे पता है मेरा तो ये दंड, एक को मैंने मारा, अभी दो को मारा तो मुझे मृत्यु दंड मिला, तब भी दो का मारूंगा तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा उसी टाइम। अंग्रेज मुझे फांसी दे देंगे, यद्यपि 16 साल से पहले फांसी का कोई मतलब नहीं था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट उसका। और उसके दिल रूपी समुद्र में किस प्रकार का भावनाएं हिलोरे ले रही हैं, क्या वो सोच रहा है, क्या वो करना चाह रहा है। फांसी का दिन निश्चित हो चुका है। उसके पहले ये मैसेज लिख करके भेजने के बाद, और ये जो उसने फांसी के तख्ते के सामने भी आखिरी जब इच्छा पूछी गई तो बोला, और उस संदेश के अंदर भी ये लिखा हुआ था। और मां, मुझे पता है कि मुझे मेरा गला दबा करके फांसी की तो मुझे लग नहीं सकती 16 साल से पहले, तो अंग्रेज मेरा गला दबाएगा, अत्याचारी तो ये है ही, और मैं संसार से चला आऊंगा। अरे माँ, अच्छा है ना, अब की बार तो 23 साल के अंदर मैं एक ही काम कर पाया, 23 साल के बाद मैं दो लोगों को दंड दे पाया, एक अंग्रेज को दंड दे पाया, दो को, एक सैनिक को और एक उसको कर्जन वैली को। तब की बार तो मैं, मेरा कुछ मिनट का होगा ना, 23 वर्ष के बजाय कुछ मिनटों के अंदर मैं दो अंग्रेजों को समाप्त करके जा रहा हूं। अरे सॉरी हिंदू मरता कहाँ है, फिर जाऊंगा फिर आऊंगा। और मां, जब दूसरी बार मैं आऊं, फिर आपकी गोद में आऊं, तब की बार मेरे 4 हाथ हों। मेरी जब आंख खुले तो मैं देखूं 4 अंग्रेज खड़े हों, और 4 अंग्रेजों के लिए मेरे चारों हाथों के ट्रैगर्स दब जाएं और वो चारों के चारों अंग्रेज ढेर हो जाएं। मुझे पता है उसके बाद क्या होने वाला है। अंग्रेज आएंगे, मेरा गला दबा देंगे, छोटा सा नन्हा सा बिल्कुल कुछ मिनट्स का। ये बालक क्या कल्पना कर रहा है, मैं नहीं इतने इतने साल रहना चाहता, मैं नहीं इतने साल जीने के बाद 25 साल वेट करूंगा और फिर एक दो अंग्रेजों को मारूंगा, नहीं। अंग्रेज मेरा गला दबा देंगे, मैं फिर चला जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। अब की बार मां, जब मैं जन्म लूं तो मेरे 8 हाथ हों,
और जब मेरी आंख खुले तो मैं क्या देखूं कि 8 अंग्रेज मेरे सामने खड़े हैं और उन 8 अंग्रेजों को ढाई ढाई 1 2 3 ढेर समाप्त फिनिश। मुझे पता है कि अंग्रेज फिर मेरा गला दबा देंगे और माँ ये काम तब तक चलता रहे, फिर मैं जन्म लूं तो 16 हाथ, फिर आप समझ सकते हो, फिर जन्म लूं तो 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 लगातार तब तक ये निरंतर चलता रहे। मेरा जन्म लेना और मेरे जन्म लेने के कुछ मिनट के अंदर इतने सब अंग्रेजों का ये तब तक चलता रहे मां, भारत मां, जब तक तेरी स्वतंत्रता की बेड़ियां मैं काट नहीं लेता, पूरी की पूरी काट नहीं लेता, पूरी तरह से मैं तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इस बार का मुझे एक ही दुख है कि 23 साल के बाद मैं कुछ कर पाया। उसके पहले तो मैं एक अंग्रेजों के पिट्ठू परिवार में जन्म लेकर के अय्याशी का जीवन व्यतीत करते हुए लाहौर कॉलेज के अंदर मेरा संपर्क देशभक्तों के साथ आने के बाद और मैं जैसे कैसे इंग्लैंड पहुंच करके वीर सावरकर जी के नेतृत्व में और वो इंडिया हाउस जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था, इसी काम के लिए भारत से आने वाले उन विद्यार्थियों को वहाँ आश्रय देना, उनको ट्रेन करना, उनको भारत माता की स्वतंत्रता के लिए तैयार करना। कर्जन वाली अपना काम कर रहा था वहाँ पर और ये वीर सावरकर अपना काम कर रहा था। उस महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने मदन लाल ढींगरा की फांसी से पूर्व ही बहुत सारे देशों में इसका लिखा संदेश पहुंचाकर वो भी सफल हो गए। मदन लाल ढींगरा भी गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और फांसी वाले दिन 17 अगस्त 1909 को खूब बड़ी अच्छी तरह से तैयार होके, खूब बन-ठन के, पूरी तरह से लाइवली उस दिन चेहरे के ऊपर चमक थी, आंखों में चमक थी, चेहरे पे रौनक थी। मस्ती से झूमता हुआ वो फांसी के तख्ते की ओर बढ़ता है और उस फंदे को अपने गले में डालकर हमेशा की लंबी यात्रा में हमेशा की नींद सोकर लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। इस प्रकार मदन लाल ढींगरा का ये कारनामा जिस बात के लिए वो चाह रहे थे वो हुआ। उससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे नौजवान भारत के अंदर और जो विदेशों में पढ़ रहे थे इस इंडिया हाउस के माध्यम से भी, और भी उसके पहले आपको पता है रास बिहारी बोस क्या कर रहे थे सारी दुनिया में घूमकर। और मैंने कुछ वो क्रांतिकारी आपके सामने रखे हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के साधन एकत्रित किए, विदेशों में बसे भारतीयों का सहयोग लिया, वहां से गुप्त रूप से शस्त्र भेजने में वो लगे रहे। ऐसे एक नहीं अनेक लोगों का, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का काल लेकर मैं इन सब लोगों को आपके सामने ला रहा हूं। इन सब में बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं, इन सब में बहुत नायक और नायिकें वो हैं जिनको इतिहास के अंदर कहीं स्थान नहीं मिला और जिनका नाम 2 4 5 7 का आप जानते भी हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं लिखा मिलता। उनको भी इतिहास में वो स्थान नहीं है कि उनके बारे में आप पढ़ो तो आपको लगे कि आप जान सको कि ये था मदन लाल ढींगरा था। ऐसे उन 5 7 10 लोगों के नाम अगर हैं भी, उनके बारे में भी विस्तार से कुछ नहीं है। और जो नाम नहीं है उनको भी लाने का मैं प्रयास आपके सामने कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास मैं तो मान रहा हूं कि मैं सफल हो रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं संतुष्ट हूं अपने प्रयास से, मैं प्रसन्न हूं अपने प्रयास से और आप लोगों तक भी
ये पहुंचाने में सफल हो रहा हूं। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और सचमुच अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।